हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 13 जुलाई 2021। तो हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रही हैं। आज हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है स्वामी विवेकानंद को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की 4 जुलाई को पुण्यतिथि मनाई गई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी बड़ी स्पीच दी थी युवाओं को लेकर। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल आया था। आपके लिए वो स्पीच तो इम्पोर्टेंट नहीं है जो पीएम साहब ने दी है, इम्पोर्टेंट है स्वामी विवेकानंद। तो हमने क्या किया, इस आर्टिकल में स्वामी विवेकानंद के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी दे दी है, जो प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बात, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। दूसरी चीज़ कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो सकता है रामकृष्ण परमहंस ने की हो, तो नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की थी? जब वो शिकागो सम्मेलन 1893 से वापस भारत आए थे, यानी कि 1897 में इन्होंने किया था। क्लियर? इतनी जानकारी समझ गए। फिर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम विवेकानंद किसने रखा? क्योंकि इनका नाम तो पहले नरेंद्र दत्त था। तो नरेंद्र दत्त से विवेकानंद इनको कहा खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने। आपको लगा होगा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा था कि वीर तानसेन के नाम को लेकर, कि तानसेन को उपाधि तानसेन की किसने दी थी। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पता चल गए कि विवेकानंद नाम इनको किसने दिया? खेतड़ी के राजा ने। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 जनवरी को इनका बर्थडे मनाया जाता है। तो उस दिवस को भारत सरकार ने यादगार बनाने के लिए उसे राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि युवाओं को लेकर इनकी जयंती पर युवा दिवस मनाया जाने लगा। इसके साथ ही इन्होंने विश्व को न केवल वेदांत बल्कि योग के माध्यम से भारतीय दर्शन से उनको परिचित कराया। इसके साथ ही इन्होंने नव वेदांत नाम का एक कॉन्सेप्ट का प्रचार किया, साथ ही एक पश्चिमी धारा के माध्यम से हिंदू धर्म की व्याख्या की और भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास किया। सिंपल सी बात आप समझिए कि जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष होते हैं उनमें से अधिकांश लोग क्या कहते हैं? केवल आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो, भौतिकता से दूर रहो। बट इन्होंने क्या कहा कि आध्यात्मिकता और भौतिकता के समन्वय पे आधारित होकर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, और इसीलिए इन्होंने मानव सेवा पर बल दिया। ठीक है, जो कि भौतिकवादी भी है और अध्यात्मवादी भी है। क्लियर? साथ ही इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी जिसपे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने जो ये पुस्तकें लिखी हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग या राजयोग, ये सब के सब श्रीमद् भागवत गीता का ही अपनी भाषा में किया गया अनुवाद है या उसका विश्लेषण है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग पुस्तकें निम्न में से किसकी हैं, तो आप बता देंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की हैं। क्लियर? साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो मैं एक बात बताऊं, इस पे क्वेश्चन एक और तरीका कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इन्हें स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा, इन्होंने राजयोग, कर्मयोग जैसी पुस्तकों को भी लिखा, इन्होंने नव वेदांतवाद का प्रचार किया तथा वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से पूरे विश्व को परिचित कराया। उपयुक्त विशेषताएं या उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस युग पुरुष या युग दृष्टा की हैं? नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, नंबर 3 राजा राम मोहन राय, नंबर 4 यहाँ पे आपको दे देंगे किसको? ईश्वरचंद विद्यासागर। अब आप बता सकते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आधुनिक भारत के निर्माता को लेकर कि राजा राम मोहन राय होंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला हमारा इसी में एक आर्टिकल ऊपर रह गया, क्या? नियोवाइज। नियोवाइज क्या है? नाम से ही आप समझ जाएंगे, इसका पूरा नाम है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट
वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप, यानी कि न्यूवाइस एक तरीके का टेलीस्कोप है। किसका है? नासा का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि हाल ही में चर्चा में रहा सब न्यूवाइस क्या है, तो आप बता सकते हैं टेलीस्कोप है। अगर आपको दे दे कि ये एक तरीके की परमाणु पनडुब्बी है तो आप बता देंगे नहीं साहब परमाणु पनडुब्बी नहीं है। क्लियर। 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, और अंत में इन्होंने यहीं पर अपना स्थायी निवास बनाकर 1902 में इनका देहांत हो गया। क्लियर। 4 जुलाई 1902 में इनका देहांत हो गया। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक आर्टिकल है इम्पोर्टेंट पिंगली वेंकैया को लेकर, इनकी भी देहांत की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। तो वास्तव में इन्हें भारतीय ध्वज का निर्माण किया था, जिसमें लाल, हरा और चरखे का इन्होंने उपयोग किया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनके द्वारा बनाए गए ध्वज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ध्यान देना, इनके ध्वज में चरखा था, इनके ध्वज में अशोक चक्र नहीं था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया तो उसमें उन्होंने जिस ध्वज को अपनाया उसमें अशोक चक्र था, और अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये 24 तीलियां क्या करती हैं? ये 24 तीलियां मनुष्य के दुख को अभिव्यक्त करती हैं, जिसमें 12 तो दुख को अभिव्यक्त करती हैं और 12 उस दुख के निदान को। और जो 12 दुख का निदान है उसमें 8 अष्टांगिक मार्ग की बात है और 4 उसमें आर्य सत्य की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने वाली बात हैं, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, 3:2 में इसकी लंबाई और चौड़ाई है ध्वज की। ये 3:2 में इसलिए बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जब 26 जनवरी मनाई गई थी तो मेरे भाई ने कहते हैं झंडा लेकर आया था और वो फहरा रहा था, हर बार फहराता है। तो इस बार जब उसने फहराने का सोचा तो झंडे की लेंथ थोड़ी ऊपर नीचे थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि इसमें लेंथ सही नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है दादा से पूछते हैं। तो मेरे से पूछा गया, मैंने बताया कि 3:2 होता है। तो फिर उसने चेक किया तो 3:2 नहीं था। फिर दूसरा झंडा लेकर हम लोग आए। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये याद आया। अशोक चक्र में भी 24 तीलियां हैं। 12 मानव की अविद्या यानी कि दुख का जो कारण है, और 12 दुख से निर्माण यानी कि बुद्ध ने जो बातें कही हैं। अब प्रश्न उठता है जो तिरंगा हमारा है, इस तिरंगे में जो कलर हैं वो क्या शो करते हैं? इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यूपीएससी में नहीं पूछेगा, आपको अच्छे से पता है कि हम प्रीलिम बूस्टर आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको यूपीएससी का इंटरव्यू भी कवर कराते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि केसरिया जो रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद जो रंग है वो सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा जो रंग है वो समृद्धता का प्रतीक है, और अशोक चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि जो अशोक स्तंभ है जहां से अशोक चक्र को लिया गया है, उस अशोक स्तंभ में कितने पशु हैं? तो उसमें मूलतः 4 पशु, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। सांड का मतलब बैल। ठीक है, तो ये 4 पशु वहाँ पे हैं। आपको नाम पता होना चाहिए। कई बार नॉर्मल से लोग पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सा पशु नहीं है, तो आप बता देंगे कि साहब इसमें ये 4 पशु हैं। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है दलाई लामा। दलाई लामा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 14वें दलाई लामा का बर्थडे मनाया गया है, बट आप लोग हमेशा जब इनको सुनते होंगे ना तो कंफ्यूज रहते होंगे कि दलाई लामा हमेशा बने ही क्यों रह रहे, कभी 14वें दलाई लामा, कभी 15वें दलाई लामा, कभी 16वें दलाई लामा। आखिरकार दलाई लामा का मतलब क्या होता है? तो वास्तव में लामा जो शब्द है ये बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है। शीर्षक का मतलब एक तरीके की उपाधि है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। सिंपल सी बात है, जैसे जैन धर्म में एक उपाधि होती है क्या? जिन। ठीक है, बौद्ध धर्म में एक उपाधि और क्या होती है? बोधिसत्व। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से बौद्ध धर्म के एक शीर्षक है, एक उपाधि है, उसे कहते हैं लामा। जैसे हिंदू धर्म में जो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जिनको वेदों का, पुराणों का, जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषदों का काफ़ी गहन अध्ययन हो जाता है, तो उनको क्या कहा जाने लगता है? उनको शंकराचार्य कहा जाने लगता है। तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि बताइए आज भी शंकराचार्य विद्यमान है क्या? नहीं, शंकराचार्य एक तरीके का टाइटल है। जैसे आप किसी को देखते होंगे योगी, उसे कहा जाने लगता है। कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर हज की यात्रा करके आता है तो उसे हाजी कहा जाने लगता है।
हाजी इसलिए नहीं कहते हैं उसको, हाजी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हज से यात्रा करके आया है, मक्का मदीना घूम कर आया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कॉमन लाइफ में आती बट पता नहीं होता है। तो उसी तरीके से दलाई लामा में लामा एक उपाधि है, इसे उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो चुनिंदा तिब्बती बौद्ध भिक्षु हैं, यानी कि तिब्बत के लोगों की उपाधि है जो आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर या उच्चतम सोपान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना। आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दे सिंपल और ऐसे क्वेश्चन में पूछता है तो मुंह से हम तो क्या निकलता है, सॉरी सर। बट यूपीएससी चाहती है आप सॉरी मत बोलें, आप इन क्वेश्चन को डील करें, क्योंकि आप इतना पढ़ कर आते हैं तो ये चीजें क्यों नहीं पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो तिब्बती बौद्ध धर्म का क्या मानना है कि दलाई लामा जो होते हैं, यानी कि जो उपाधि है ये उनको दी जाती है जो वास्तव में करुणा की बुद्ध की अभिव्यक्ति हैं, यानी कि करुणा में जो बुद्ध है, यानी कि बुद्ध जो करुणा से लोगों की सेवा कर रहे, उदास हैं, दुखी हैं, वो बुद्ध हैं, उसको दर्शाता है। जो मानवता की सेवा हेतु पुनर्जन्म का जिन्होंने विकल्प चुना है, यानी कि बुद्ध का करुणा में स्वरूप है जिसने पुनर्जन्म लिया है, इसलिए हम उसे दलाई लामा कहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट हमारा आर्टिकल है दिलीप कुमार साहब का। आपको अच्छे से पता है कि अभी इनकी 98 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। तो मैं बीबीसी चैनल देख रहा था, तो बीबीसी की रिपोर्ट जब मैं देख रहा था तो क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन को ऑब्स्ट्रैक्ट करो कहीं से भी, और वो भी यूपीएससी के लिए। तो जब मैं देख रहा था तो इसमें एक नाम आया था किस्सा खवानी बाजार का। पाकिस्तान के बारे में रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी, तो किस्सा खवानी बाजार इंपॉर्टेंट है। आपको लगा होगा कि सर आप क्यों कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने 2018 में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा था, क्या मजार ए शरीफ कहाँ पे है, पूछा था। आप देख लीजिएगा, ये अफगानिस्तान में है। तो हो सकता है किस्सा खवानी बाजार आपसे पूछ दे कहाँ है, तो आप बता देंगे पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए ये चीज़ें तो आप बता देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा उतना तो पढ़ लिया। अब इतने बड़े महानतम कलाकार हैं तो इन महानतम कलाकार के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नॉर्मल सी जानकारी। पहली बात, इनको बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। ट्रेजेडी किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में गुजर रहा था, जब फिल्में उतनी ज़्यादा लोग नहीं देखते थे, तब इन्होंने लोगों को फिल्मों दिखाने के लिए प्रेरित किया। इनकी एक से एक बेहतरीन फिल्में आई। ठीक है, इन्हें मेथड एक्टर की भी संज्ञा दी जाती है। इन्होंने इतने अवार्ड अपनी लाइफ में जीते हैं कि इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है अवार्ड जीतने की फील्ड में। ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए, इससे ज़्यादा हमें कुछ जानना नहीं है कि बाकी इनको क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है। ठीक है, मत्स्य सेतु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता हो कि जब भी आप मछली उत्पादन से रिलेटेड या नीली क्रांति से रिलेटेड कुछ लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी हमने आपको एक दिन मेंस में 2 आंसर राइटिंग लिखने को जो क्वेश्चन देते हैं, उसमें नीली क्रांति के बारे में हमने क्वेश्चन दिया था। तो आप वहाँ पे इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है। ये ऑनलाइन ऐप है, मंत्रालय मत्स्य पशुपालन और डेयरी के द्वारा जारी किया गया है। अगला इसमें एक आर्टिकल है सफरी का। सफरी ये एक तरीके का प्रमाणन योजना है, यानी कि सर्टिफिकेट योजना है जो झींगा उत्पादन करने वाले लोगों को दी जाती है, या जो जलीय कृषि उत्पाद हैं उनको मिलती है। मान लीजिए मछली उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सिंघाड़े का वो कर रहे हैं, तो ये जितने भी उत्पादन किए जाते हैं ना, उन सब से रिलेटेड है ये सफरी सर्टिफिकेट। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि ये 2024-25 तक इसका पर्पज़ है कि 22 मिलियन से भी टन से ज़्यादा मछली उत्पादन के गोल को हम प्राप्त कर लें। यहीं पे आपको क्वेश्चन घुमाएगा। क्वेश्चन आपको दे देगा कि 25 मिलियन टन, क्वेश्चन आपको दे देगा 2022 तक दोगुना करना, तो आप कहेंगे नहीं साहब गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2024-25 तक दोगुने की बात नहीं करता है, ये 22 मिलियन टन की बात करता है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया होगा? सिंपल सी बात है, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा। ठीक है, तो इतनी बातें आपने पढ़ ली। आज का करंट अफेयर्स में इतनी ही घटनाएं इंपॉर्टेंट थी जो कि हमारी प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं कल नए आर्टिकल्स के साथ 14 जुलाई में कुछ नई घटनाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।